हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी मनोविज्ञान के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। मनोविज्ञान की परिभाषाएं देखेंगे। मनोविज्ञान की जो विकास की अवस्थाएं थी, किन किन अवस्थाओं से जो है मनोविज्ञान गुजरा, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और मनोविज्ञान से संबंधित, साइकोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो अक्सर परीक्षाओं में बार बार पूछ लिए जाते हैं, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगी सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। मनोविज्ञान, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं साइकोलॉजी। ठीक है, पूरे नोट्स हैं इसमें, जो भी मैंने टॉपिक बताया उनके आपको नोट्स मिलेंगे, तो आप अच्छे से नोटबुक में इन्हें उतार लीजिएगा। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। ठीक है, मनोविज्ञान का परिचय। सबसे पहले हम कुछ परिभाषाएं देखेंगे जो काफ़ी फेमस हैं। ये परिभाषाएं कहा जाए तो काफ़ी बार पूछी जाती हैं, तो आप एक एक परिभाषा को बिल्कुल इसी तरीके से एज इट इज़ याद कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहली परिभाषा है वुडवर्थ की। किसकी? वुडवर्थ की। नाम अच्छे से याद रखिएगा। किसने क्या परिभाषा दी वो आपको बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है जैसे मैंने इसमें बताई है आपको। देखिए, वुडवर्थ ने क्या कहा मनोविज्ञान के बारे में। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा। आत्मा को छोड़ने से क्या मतलब है, अभी आपको आगे सब समझ में आ जाएंगी। ये परिभाषाएं भी आगे जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी, बताती जाऊंगी। देखिए, मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा। क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान जो है वो विकास की 4 अवस्थाओं से गुजरा था, जिसमें पहली थी आत्मा का विज्ञान। ठीक है, आत्मा का विज्ञान। दूसरी थी मन का विज्ञान, तीसरी थी चेतना का विज्ञान, और चौथी जो अभी वर्तमान में है वो है व्यवहार का विज्ञान। इसलिए वुडवर्थ क्या कह रहे हैं, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर क्या किया, मन को त्यागा, फिर चेतना खोई। ये जो तीनों नाम आई अवस्थाएं हैं, और अब एक विशेष व्यवहार को अपनाए हुए हैं। अभी जो वर्तमान में चल रही है मनोविज्ञान की जो विकास की अवस्था, वो कौन सी है? व्यवहार का विज्ञान। क्वेश्चन ऐसे पूछा भी जा सकता है कि अभी वर्तमान में इस समय मनोविज्ञान का कौन सा रूप है हमारे सामने, तो जो है व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, व्यवहार का विज्ञान है अभी जो है वर्तमान समय में मनोविज्ञान। तो वुडवर्थ ने ये परिभाषा दी, आगे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी ये। अगली परिभाषा हम देखेंगे वॉटसन की है। वॉटसन ने क्या कहा, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान को किसका शुद्ध विज्ञान बताया? व्यवहार का। और ये जो जनक भी हैं वो व्यवहारवादी ही हैं, व्यवहार मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। कौन? वॉटसन। आगे पढ़ने को मिलेगा आपको। तो वॉटसन ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। अगला इबिंगहास, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये परिभाषा, काफ़ी एग्जाम्स में पूछी जाती है। परिभाषा आपको दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि भाई ये परिभाषा किसने दी है, या इबिंगहास ने मनोविज्ञान की कौन सी परिभाषा दी। इस तरीके से क्वेश्चन जो है घूम फिर के आते रहते हैं, तो आपको परिभाषा जरूर याद रखनी है। बहुत सरल सी परिभाषा है ये, रटने की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज़ को आप रटिएगा तो आप उसको जल्दी ही भूल जाएंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो कह क्या रहा है, ये रटिए मत। जो भी लाइन्स हैं इनको रटना नहीं है, इनको समझना है कि भाई कहने का मतलब क्या निकल रहा है। इबिंगहास ने, नाम जरूर आपको याद कर लेना है। इबिंगहास ने क्या परिभाषा दी, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है। क्या लंबा है? अतीत। मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत लंबा है, लेकिन इतिहास जो है बहुत छोटा है। ये किसने कहा? इबिंगहास ने कहा। क्योंकि मनोविज्ञान की जो शुरुआत है वो हुई थी लगभग 400 ईसा पूर्व से, और जो मनोविज्ञान को व्यवहारवाद मिला, व्यवहार, पहले आत्मा थी, फिर मन, फिर चेतना, व्यवहारवाद की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1913 में। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, मनोविज्ञान का अतीत अगर देखा जाए तो अतीत तो बहुत लंबा है, लेकिन इतिहास क्या है? बहुत छोटा है। ऐसे समझिए आप। ठीक है, नेक्स्ट जो है डेफिनेशन वो है बोरिंग की। बोरिंग ने क्या दी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। बोरिंग ने क्या दी साइकोलॉजी की डेफिनेशन, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है। बिल्कुल ईजी है। मनोविज्ञान का क्या है? मानव और प्रकृति का विज्ञान है। मैकडूगल ने क्या दी, मनोविज्ञान आचरण, जो भी हम आचरण करते हैं, आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान किसका? आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है।
नेक्स्ट है पिल्सबरी। पिल्सबरी ने क्या बोला, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। मानव जो भी व्यवहार करता है वही क्या है, विज्ञान है, मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। नेक्स्ट है स्कीनर। स्कीनर ने क्या कहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी डेफिनेशन। मनोविज्ञान जीवन के प्रति विविध परिस्थितियों के, जीवन के प्रति विविध परिस्थितियों, जो भी परिस्थितियाँ होती है, परिस्थितियों के प्रति प्राणी की प्रतिक्रियाओं, हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ होती हैं उन परिस्थितियों के प्रति हमारी क्या प्रतिक्रिया रहती है, हमारा क्या रेस्पॉन्स रहता है, उन्हीं का जो है अध्ययन करता है क्या, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जीवन के विविध परिस्थितियों के प्रति प्राणी की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। तो ये तो मैंने कुछ बताई परिभाषाएं जो काफ़ी मोस्ट हैं, मोस्ट लगा लीजिएगा आप, जिसमें एबिंगहास, स्कीनर, पिल्सबरी, ये जो भी मैंने डेफिनेशन बताई ये काफ़ी मोस्ट है और मैंने बताई ही नहीं है। वुडवर्थ की परिभाषा भी यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछी गई है और बिल्कुल इजी है ये। आपको वुडवर्थ की जो है अच्छे से नीचे भी समझ में आ जाएगी कि मनोविज्ञान ने पहले आत्मा को छोड़ा, मन को त्यागा, फिर चेतना खोई और अब एक विशेष व्यवहार को अपनाए हुए है। ठीक है, तो ये परिभाषाएं आपको ध्यान रखनी है, नाम आपको ध्यान रखना है किसने कौन सी दी। अब देखिए कुछ तथ्यों की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। मनोविज्ञान प्राचीन विषय है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 400 ईसा पूर्व से मानी जाती है, इसलिए ये क्या है, प्राचीन विषय है, ये अभी का विषय नहीं है। ठीक है, इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था, इसका प्रारंभ की अगर हम बात करें तो इसका प्रारंभ हुआ था यूनान से, ये आपको ध्यान रखना है। मनोविज्ञान को जो प्रारंभ है वो यूनान से माना जाता है, यूनान से हुआ। ठीक है, आगे देखिए, शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जाना जाता था। शताब्दियों पूर्व की अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान किस रूप में जाना जाता था, मात्र दर्शन की शास्त्र की एक शाखा के रूप में, दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में मनोविज्ञान जो है जाना जाता था, याद रखिएगा। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, मनोविज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अरस्तु को, मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारी मैंने इसमें इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अरस्तु ने मनोविज्ञान के लिए मनादर्शन शब्द का प्रयोग किया। देखिए, मनोविज्ञान शब्द अब हम प्रयोग में लेने लगे हैं, लेकिन जब अरस्तु ने मनोविज्ञान शब्द के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया था, मनादर्शन। मनादर्शन कहा था अरस्तु ने किसको, मनोविज्ञान को, साइकोलॉजी को। ठीक है, अब देखिए रुडोल्फ गोएकल, एक विचारक, रुडोल्फ गोएकल ने 1590 में साइकोलॉजिया नामक पुस्तक लिखी। इसी पुस्तक में उन्होंने सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान शब्द का जो है प्रयोग किया था। अच्छे से समझिएगा मैं क्या कह रही हूँ, किसने, रुडोल्फ गोएकल, नाम आपने सुना होगा और याद कर लीजिएगा नहीं भी सुना है तो। रुडोल्फ गोएकल ने कब, 1590 में। ये सारी जितनी भी मैंने इस वीडियो में जो है बातें मैं बता रही हूँ सारी ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको बेसिक जो है नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रुडोल्फ गोएकल ने 1590 में कौन सी पुस्तक लिखी थी, साइकोलॉजिया। बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखी किसने ये ध्यान रखिएगा, कब लिखी ये भी ध्यान रखिएगा। रुडोल्फ गोएकल ने 1590 में कौन सी पुस्तक लिखी, साइकोलॉजिया नामक पुस्तक लिखी। इसी पुस्तक में उन्होंने क्या किया था, साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसमें, इसी पुस्तक में। पुस्तक कौन सी थी, साइकोलॉजिया। ठीक है, अब देखिए, साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से दो शब्द, पहला साइकी प्लस लोगोस, दूसरा है लोगोस। साइकी और लोगोस से मिलकर बना है, जिसमें साइकी का अर्थ हम लेते हैं आत्मा से और लोगोस का अर्थ हम लेते हैं अध्ययन करना। ठीक है, साइकी प्लस लोगोस अर्थात आत्मा का अध्ययन करना। ये जो दोनों शब्द हैं साइकी और लोगोस, ये किस भाषा के हैं, ग्रीक भाषा के हैं। पूछा जा सकता है आपसे कि ये जो शब्द है वो किस भाषा के हैं, ये दोनों शब्द जो है ग्रीक भाषा के हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान की जो विकास की अवस्थाएं थी। मनोविज्ञान विकास की 4 अवस्थाओं से गुजरा था। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मनोविज्ञान विकास की कितनी अवस्थाओं से गुजरा, तो मनोविज्ञान जो है वो विकास की 4 अवस्थाओं से गुजरा, जिसमें सर्वप्रथम है आत्मा का विज्ञान, दूसरी है मन का विज्ञान, तीसरी है चेतना का विज्ञान और फोर्थ लास्ट है व्यवहार का विज्ञान। और वर्तमान में भी यही है व्यवहार।
मनोविज्ञान को वर्तमान में किसका विज्ञान कहा जाता है? व्यवहार का विज्ञान। अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्तमान में मनोविज्ञान विकास की किस अवस्था में मौजूद है, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा व्यवहार। पूछ लिया जाता है मनोविज्ञान वर्तमान का मतलब है अभी, ठीक है, अभी जो है विकास की कौन सी अवस्था में मौजूद है, तो अभी जो है मनोविज्ञान विकास की व्यवहार की अवस्था में जो है मौजूद है। आंसर आपको ये देना है। काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आपको बीच बीच में बताए हैं जो पूछ लिए जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये नोट्स आपके लिए, तो आप ज़रूर इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए वुडवर्थ ने जो आपको परिभाषा दी थी, अब आप धीरे धीरे उसको समझने लग जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ नोट डाल के लिख लीजिएगा, मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वो अरस्तु की जो पुस्तक थी डी एनिमा से हुई है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस पुस्तक से मानी जाती है, तो उत्पत्ति के विषय में तो आंसर आपका रहना चाहिए कि अरस्तु की पुस्तक डी एनिमा से हुई है। परंतु दूसरी बात भी आप ध्यान रखिएगा, मनोविज्ञान की जो प्रथम पुस्तक थी वो साइकोलॉजिया थी। ऊपर मैंने आपको बताया रुडोल्फ गोइकल ने 1590 में साइकोलॉजिया बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसमें? साइकोलॉजिया में। तो यहाँ दोनों बातें समझने योग्य हैं कि अगर उत्पत्ति के संबंध में प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न आप हमेशा अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा सबसे पहले, ठीक है। देखिए, उत्पत्ति के संबंध में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो जो बुक आएगी वो आएगी डी एनिमा अरस्तु की, ठीक है। लेकिन अगर मनोविज्ञान की डायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है कि मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक कौन सी है, तो आपको आंसर क्या देना है? साइकोलॉजिया, ठीक है। आगे देखिए, डी एनिमा पुस्तक में अरस्तु ने न्यूमा, अर्थात न्यूमा का मतलब होता है प्राणवायु, और अभी जो है हम आत्मा से भी न्यूमा का मतलब ले सकते हैं, ठीक है, लेते भी हैं। तो डी एनिमा पुस्तक में अरस्तु ने न्यूमा अर्थात प्राणवायु या आत्मा को शुद्ध करने की बात की। ये भी लाइन जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्कीनर ने अरस्तु को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा। सर्वप्रथम स्कीनर ने किसको जो है शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा था? तो अरस्तु को। अगर आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि स्कीनर के अनुसार प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे, स्कीनर के अनुसार, मेरे प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाए, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि स्कीनर के अनुसार प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो स्कीनर के अनुसार तो थे अरस्तु। परंतु अगर हम वैसे बात करें नॉर्मली, तो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है सभी के मतों से थॉर्नडाइक को, ठीक है। ये दोनों बातें अलग अलग है जो आपको ध्यान रखनी है। स्कीनर के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाए तो अरस्तु है, और अगर आपसे नॉर्मल वैसे ही पूछा जाए, स्कीनर का नाम ना लिया जाए और आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो आपका आंसर होना चाहिए थॉर्नडाइक, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को? अब आगे चलते हैं, मनोविज्ञान की जो विकास की 4 अवस्थाएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आती है आत्मा का विज्ञान। इसके हम समर्थकों की बात करें तो इसके समर्थक रहेंगे अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट, गैरेट और रुडोल्फ गोइकल। ये समर्थकों के नाम आपको अच्छे से याद करने हैं। कौन कौन थे आत्मा के विज्ञान के समर्थक? अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट, गैरेट और रुडोल्फ गोइकल, ठीक है। परंतु यह मत अमान्य हो गया क्योंकि आत्मा को न तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। देखिए, मनोविज्ञान के विकास की अवस्था में सबसे पहले आत्मा का विज्ञान आया, लेकिन यह मत अमान्य क्यों हुआ? क्योंकि कहा गया कि हम आत्मा का अध्ययन कैसे कर सकते हैं जब हमें आत्मा दिख ही नहीं रही। जो चीज़ हमें दिख नहीं रही, जिसको हम छू नहीं सकते, उसका भाई अध्ययन हम कैसे कर सकते हैं? तो इसीलिए ये जो आत्मा का विज्ञान है, यह जो मत था, यह अमान्य हो गया, मान्य नहीं हुआ, अमान्य हो गया, क्योंकि आत्मा को न तो देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है। क्योंकि अध्ययन तो हम तभी करेंगे ना, कोई चीज़ हमें दिखेगी या हम उसे छू पाएंगे। तो यह मत जो है अमान्य हो गया। फिर मनोविज्ञान की कौन सी अवस्था आई? मन का विज्ञान, ठीक है। अब इसके समर्थक देखिए कौन कौन है? पैम्पोलॉजी और टॉमस रीड। इसके समर्थकों के नाम आपको अच्छे से याद करना है। मन के विज्ञान के जो समर्थक थे पैम्पोलॉजी और टॉमस रीड। कुछ समय पश्चात यह विचार भी अमान्य हो गया। क्यों? क्योंकि मन अस्थिर होता है। सही है बात।
मन अस्थिर होता है, स्थिर थोड़ी होता है मन। अभी आपका मन करेगा मैं ये काम करूं, थोड़ी देर की बाद में आप सोचेंगे नहीं मैं ये नहीं करूं, मैं कुछ और करूं, तो मन कोई स्थिर थोड़ी है। अभी आप सोचेंगे मैं यहाँ घूमने जाऊं, वहाँ जाएंगे तो वहाँ से सोचेंगे नहीं मैं तो कहीं और जाऊं। तो मन जो है स्थिर नहीं होता, मन भी अस्थिर है। इसलिए जो है मन का विज्ञान का जो मत था यह भी अस्वीकार हो गया, अमान्य हो गया, क्योंकि मन क्या होता है, अस्थिर होता है। मन कभी स्थिर नहीं रहता। अभी हमारा मन करेगा कुछ करने का, थोड़ी देर ही बाद हमारा मन करेगा कुछ और करने का। समझ रहे हैं बात को आप? तो इसलिए मन के विचार को भी नकार दिया गया। फिर तीसरी अवस्था आई जो मनोविज्ञान के विकास की अवस्था, वो आई चेतना का विज्ञान। आपको ये है जो क्रम रूप से याद रखनी है कि सबसे पहले मनोविज्ञान के विकास की कौन सी अवस्था आई थी, आत्मा की, सेकंड मन की, अब तीसरी बात है चेतना की, और फोर्थ थी व्यवहार का। ठीक है, तो तीसरी बात करते हैं हम चेतना के विज्ञान की। इसके समर्थकों के नाम है विलियम वुंट, इंग्लिश में देख लीजिएगा मीनिंग आप, विलियम जेम्स और टिचनर, और चौथे हैं जेम्स ली। देखिए समर्थकों के नाम जो है आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि समर्थकों के नाम से अक्सर जो है प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि चेतना के विज्ञान के समर्थकों में से इनमें से कौन है या कौन नहीं है। ऐसे ही मन का, ऐसे ही आत्मा का पूछ लिया जाता है। तो आप अच्छे से समर्थकों के नाम पहले याद रखिएगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, इसी अवस्था में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हो गया। मैंने आपको शुरू में ही एक बात बताई थी कि मनोविज्ञान पहले जो है दर्शन शास्त्र की मात्र एक शाखा के रूप में जाना जाता था, परंतु अब जो है इसी अवस्था में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हो गया। प्रश्न बन सकता है कि कौन सी अवस्था में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ, तो चेतना की अवस्था। ठीक है, चेतना का विज्ञान चेतना की अवस्था में, इसी अवस्था में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हो गया। इसलिए ये अवस्था जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भी मानी जाती है। ठीक है, आगे वही लाइन देखिए, इसी के संदर्भ में आ गई। चेतना के काल में मनोविज्ञान दर्शन से अलग होकर स्वतंत्र विषय बना। चेतना के काल का मतलब है चेतना की अवस्था में ही मनोविज्ञान जो है दर्शन से अलग होकर स्वतंत्र विषय बना। अब जो बात है, दर्शन से अलग किया किसने मनोविज्ञान को? मनोविज्ञान दर्शन की एक शाखा के रूप में था, दर्शन शास्त्र की, तो अलग किसने किया? तो देखिए दर्शन से अलग करने का जो श्रेय है विलियम जेम्स को जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछा जा सकता है। एक तो अवस्था पूछी जा सकती है कि किस अवस्था में मनोविज्ञान दर्शन से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय बना था, तो चेतना की अवस्था या चेतना का काल, एक ही बात है। ठीक है, और श्रेय किसको जाता है अलग करने का? तो विलियम जेम्स को जाता है। ठीक है, इनकी पुस्तक थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, 1890 में, ठीक है, रची थी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, दर्शन से अलग करने का श्रेय भी जाता है विलियम जेम्स को। ठीक है, बुक का नाम आप ध्यान रखिएगा। अब जो ये चेतना की अवस्था है, इस अवस्था को संरचनावादी अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली। काफ़ी लोगों को ये बात पता होगी, पर जिनको नहीं पता वो अच्छे से याद कर लीजिए। मैंने आपको पहले ही बोला, इस वीडियो में मैं जितने भी फैक्ट आपको बताऊंगी, तथ्य जो भी बताऊंगी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफ़ी प्रश्न बनेंगे आपके यहाँ से, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है पहले, सबसे पहले साइकोलॉजी की। ठीक है, जो आपको कोई भी विषय पढ़ना है तो आपको उसकी बेसिक नॉलेज क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आप आगे कैसे पढ़ पाएंगे, इसलिए इसमें मैंने सारे फैक्ट कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की क्या खोली थी? प्रथम प्रयोगशाला खोली थी। कौन से शहर में? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। किसने खोली? विलियम वुंट ने। और कब खोली? 1879 में। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, वर्तमान समय में इस प्रयोगशाला को कॉलमार्क्स नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जो जनक थे वो कौन थे? विलियम वुंट थे। ठीक है, अब चेतना की बात हो रही है तो चेतना के अर्थ की भी बात कर लेते हैं। चेतना का क्या अर्थ होगा? किसी भी प्राणी की जागृत अवस्था को ही क्या कहते हैं? चेतना, अर्थात वो चेतन रूप में है अभी। चेतन मतलब सब कुछ जागृत अवस्था में हो रहा है। ठीक है, चेतना है तो जागृत अवस्था, किसी भी प्राणी की जागृत अवस्था, जैसे अभी हम जग रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये हमारी क्या हुई? चेतन अवस्था है हमारी। ठीक है,
आगे देखिए, मैकडूगल ने चेतना शब्द की आलोचना अपनी पुस्तक एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के पेज नंबर 16 पर की। काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है ये, क्योंकि जो चेतना का विज्ञान था उसमें आलोचना जो है इन्होंने ही की थी सबसे पहले, मैकडूगल ने। इन्होंने चेतना शब्द की ही आलोचना की थी। इनको जो चेतना शब्द है वो ही अच्छा नहीं लगा था। चेतना शब्द को इन्होंने क्या कह दिया था कि चेतना शब्द बुरा शब्द है, ये कहा था इन्होंने। और किस पुस्तक में कहा था? एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इस बुक के पेज नंबर 16 पर इन्होंने ये बात कही थी। आगे मैं और भी बताऊंगी आगे इन्होंने और क्या कहा। मैकडूगल ने चेतना शब्द की आलोचना की थी अपनी पुस्तक एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के पेज नंबर 16 पे की। बुक का नाम ध्यान रखिएगा, एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। देखिए, इन्होंने परिभाषा के रूप में जो है चेतना शब्द की आलोचना की थी, ठीक है। तो वो परिभाषा देखिए, चेतना जैसे शब्द का प्रयोग करना मनोविज्ञान में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्या कहा था इन्होंने? आलोचना की थी जो परिभाषा